धैर्य 1 मीटर की कोटि का होता है। 1 मीटर की कोटि, कोटि यानी रेंज बोल सकते हैं या परास। ध्वनि का तरंग दैर्घ्य 1 मीटर की कोटि का होती है या होता है। 1 मीटर कोटि, कोटि, कोटि यानी रेंज, कोटि लिखिए, अब समझ में आ जाएगा। ध्वनि का तरंग दैर्घ्य 1 मीटर की कोटि का होती है यदि इस कोटि का कोई अवरोध, यदि इस कोटि का कोई अवरोध ध्वनि के मार्ग में आता है, यदि इस कोटि का कोई अवरोध ध्वनि के मार्ग में आता है, यदि इस कोटि का कोई अवरोध ध्वनि के मार्ग में आता है तो ध्वनि अवरोध के किनारे से, यदि इस कोटि का कोई अवरोध ध्वनि के मार्ग में आता है तो ध्वनि अवरोध के किनारे से, तो ध्वनि अवरोध के किनारे से मुड़कर आगे बढ़ जाती है, तो ध्वनि अवरोध के किनारे से मुड़कर आगे बढ़ जाती है। इस घटना को, ध्वनि अवरोध के किनारे से मुड़कर आगे बढ़ जाती है, इस घटना को ध्वनि का विवर्तन कहते हैं। इस घटना को ध्वनि का विवर्तन कहते हैं। ठीक है, यानी बेंडिंग टाइम प्रोसेस जो होगा वही क्या हो जाएगा, विवर्तन, यानी मुड़ के कहीं से पार हो जाना। जैसे आप लाइट में भी देखिएगा, आप लाइट है, लाइट के सामने कुछ रख दीजिए तो देखिए जहाँ से वो नहीं पार हो रहा वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद वहाँ से मुड़ जाता है, मुड़ के आपको दिखने लगा। वही चीज़ यहाँ होता है। इसी का रिजल्टेंट क्या हो जाता है कि जब बाहर कोई बात कर रहे हैं, दीवार उसको रोक दिया, दीवार से क्या हुआ, जहाँ उसको जगह मिला वहाँ से मुड़ गया, मुड़ के खिड़की दरवाज़ा से हमारे कानों तक बात आ जाती है। नहीं तो अगर दीवार के पीछे कोई बात कर रहा आप स्पष्ट सुनाई नहीं देगा, कारण यही है। तो अगर इसमें लिखना है तो उदाहरण लिख लीजिए। बाहर से आने वाली ध्वनि, बाहर से आने वाली ध्वनि हाँ, परावर्तन, टकरा के वापस आना। बाहर से आने वाली ध्वनि दरवाजों खिड़की से मुड़कर, बाहर से आने वाली ध्वनि दरवाजा या खिड़की से मुड़कर हमारे कानों तक पहुंचती है। बाहर से आने वाली ध्वनि दरवाजे या खिड़की से मुड़कर हमारे कानों तक पहुंचती है, तो किसके कारण, ध्वनि का विवर्तन। लेकिन अगर परावर्तन में कब आएगा, जब ऐसा कंडीशन बना तब, यानी बाहर से कोई बोल रहा है, वहाँ परावर्तक सतह हो के डायरेक्ट मेरे पास आ गया, तो वो परावर्तन के थ्रू आ गया मेरे पास। यानी हम ऐसे बोल रहे हैं, वहाँ पे दरवाज़ा, तो मेरा बोला हुआ यहाँ से टकरा के ऐसे बाहर निकल गया, तो वो परावर्तन में भी आएगा। और नहीं तो जहाँ मुड़ने वाला बात आ गया तो क्या हो जाएगा, विवर्तन। ठीक है, याद रखिएगा, जब मुड़ने वाला बात आएगा, यानी हम बोले यहाँ सुनाई दिया, यहाँ मुड़ गया आवाज़, क्या हो गया, विवर्तन। यानी बेंडिंग टाइप प्रोसेस इन साउंड इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए कोटि मतलब रेंज, रेंज समझते हैं, परास, हाँ मतलब मेरा इतना रेंज है, यहाँ तक हम जा सकते हैं। तो अभी जब तरंग दैर्घ्य बताएंगे ना, तब आपको समझ में आ जाएगा तरंग दैर्घ्य आखिर होता क्या। एक वेव की लंबाई, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होगी उसको बोलते हैं तरंग दैर्घ्य, लैम्डा। ठीक है, उसी से आगे बढ़ता है ये। तो जब 1 मीटर उसका रेंज होता है, 1 मीटर से कोई अवरोध उसको मिल गया, यहाँ से यहाँ तक हमको बोलना था, इस बीच में क्या मिल गया, अवरोध, तो हवा ध्वनि क्या होगा, वहाँ से कट के उधर बढ़ जाएगा। लेकिन अब आप ले लीजिएगा 10 मीटर, तो मेरा वहाँ तक पहुँचेगा वास्तव में, कटेगा। इसीलिए 1 मीटर रेंज का बात किया जाता है कि नज़दीक में तब कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। ठीक है, ये सब क्या था, ये सब ध्वनि का प्रकृति था। एक लिख लीजिए और, डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर प्रभाव, डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर प्रभाव। डॉपलर इफेक्ट,
डॉपलर प्रभाव। देखिए ये कौन सा इफेक्ट है, ये आप लोग भी महसूस किए होंगे। आप लोग रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़े रहिए, दूर से ट्रेन आता है तो उसमें जो हॉर्न बजाता है उसको साउंड कम आपको सुनाई देता है और उसका इंटेंसिटी कम होता है। आप दूर से सुनिएगा आपको ठीक लगेगा, लेकिन जैसे ट्रेन आपके नज़दीक आएगा क्या होता है, हॉर्न का आवाज़ मोटा होने लगता है, प्रबलता बढ़ जाता है, तो आपको अच्छा नहीं लगता है बहुत बार। तो यही क्या है, डॉपलर इफेक्ट। या तो जब श्रोता यानी जो सुनने वाला है और स्रोत यानी जो ध्वनि को उत्पन्न कर रहा है, दोनों गति करे तो भी यही चीज़ होता है, या श्रोता खड़ा रहे सिर्फ ध्वनि गति करे तो भी आपको यह महसूस होगा, या ध्वनि एक जगह स्थिर है आप पार हो रहे हैं, तो जैसे जैसे आप उसके नज़दीक जाइएगा क्या होगा, उसका इंटेंसिटी बढ़ने लगता है, तो आपको उसका आवाज़ मोटा होने लगता है। तो वही प्रभाव जो खोजा गया था वो किसके द्वारा खोजा गया था, डॉपलर जी के द्वारा। इसलिए क्या इसको बोला जाता है, डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट कुछ नहीं, लेकिन अभी एक दो जगह जेपीएससी का टेस्ट सीरीज में ये क्वेश्चन शायद आ गया लिखने के लिए सही नॉर्मल, कि डॉपलर इफेक्ट क्या होता है। डॉपलर इफेक्ट में निम्न स्थितियों का वर्णन करें, तो उसमें 3 स्थिति दिया था। क्या, पहला जब स्रोत स्थिर है, श्रोता चल रहा है, यानी जो सोर्स है वो खड़ा है, यानी आप समझ लीजिए ट्रेन का इंजन खड़ा है, आप दौड़ रहे हैं तो भी ये महसूस होगा। दूसरा था जब स्रोत चल रहा आप खड़े, तो आप खड़े हैं ट्रेन चल रहा है तो भी हॉर्न बजाते हुए आ रहा है आपको, देखिए, और जैसे जैसे आपके पास आएगा मोटा हुआ, जैसे जैसे दूर जाएगा फिर आवाज़ कम होते जाएगा। यही था डॉपलर इफेक्ट। और तीसरा कंडीशन क्या था, जब दोनों चल रहे, ट्रेन भी आ रहा हम भी दौड़ रहे, तो दोनों में रिलेटिव मोशन हुआ, उसमें भी क्या लगता है, डॉपलर इफेक्ट। तो सब में सेम ही चीज़ होगा, लेकिन आपको सिर्फ बताना होगा। अब देखिए ये भी है, मैथमेटिक्स में जाइएगा तो बहुत है, ठीक है। हमको नहीं लगता है कि डॉपलर इफेक्ट आप लोग को डायरेक्ट एग्जाम में देगा, क्योंकि एक तो सिलेबस में भी नहीं है, दूसरा ये खुद बहुत बड़ा चीज़ है। आप जो पढ़े होंगे 11th में साउंड, उसमें देखिएगा पूरा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये सब है। यहाँ सिर्फ हम किस में बता रहे हैं, ध्वनि का प्रकृति में कि डॉपलर इफेक्ट लगता है, तो इसीलिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन एक बार समझ लीजिएगा तो अगर मैथ्स नहीं भी किए ना तो भी आप बना पाइएगा, ठीक है। लिखिए इसको, डॉपलर इफेक्ट, श्रोता या स्रोत, ऑब्जर्वर या सोर्स। श्रोता जो सुनने वाला होगा, श्रोता या स्रोत समझ रहे हैं ना, सोर्स जिससे आवाज़ निकलेगा। श्रोता या स्रोत की गति के कारण, श्रोता या स्रोत की गति के कारण किसी तरंग की आवृत्ति, श्रोता या स्रोत की गति के कारण किसी तरंग की आवृत्ति बदली हुई प्रतीत होती है, यानी फ्रीक्वेंसी उसका चेंज हो जाएगा, और फ्रीक्वेंसी चेंज हुआ तो उसका पिच चेंज हो रहा है, तो मोटा पतला होने लगेगा। श्रोता या स्रोत की गति के कारण किसी तरंग की आवृत्ति बदली हुई प्रतीत होती है, बदली हुई प्रतीत होती है, बदली हुई प्रतीत होती है। अर्थात जब तरंग के स्रोत, अर्थात जब तरंग के स्रोत और श्रोता, तरंग के स्रोत और श्रोता के बीच, श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है, अर्थात जब तरंग के स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है, आपेक्षिक गति होती है, तो श्रोता को तरंग की आवृत्ति, तो श्रोता को तरंग की आवृत्ति बदली हुई प्रतीत होती है, तो श्रोता को तरंग की आवृत्ति बदली हुई प्रतीत होती है। यानी जब भी किसी सोर्स और ऑब्जर्वर में क्या होगा, रिलेटिव मोशन, तो क्या होगा, दोनों के बीच मोशन हुआ, तो जो स्रोत से ध्वनि निकल रहा है, तरंग निकल रहा है, उसका आवृत्ति में बदलाव महसूस होगा। और अगर आवृत्ति में बदलाव महसूस हो गया तो मतलब क्या हो गया, पिच ऊपर नीचे हो रहा, तो दूर से आपको बहुत अच्छा सुनाई देगा, लेकिन जैसे नज़दीक आएगा
तीक्ष्ण आवाज़ हो जाएगा। तीक्ष्ण आवाज़ है, श्रील समझते, श्रील आवाज़ तीक्ष्ण, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। यही जो इफेक्ट होता है ये क्या होता है, डॉपलर इफेक्ट। इसमें दो बात है, या तो दोनों के बीच में गति, दोनों वस्तु करेगा गति, या दोनों में से एक करेगा गति। या तो स्रोत करेगा या श्रोता करेगा तो भी कंडीशन बनेगा, और अगर दोनों कर रहा तो भी कंडीशन बनेगा। इसको आप ऐसे समझिएगा, आप ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो जाइए, ट्रेन आ रहा दूर से तो आपको जो साउंड सुनाई देगा वो कम तीक्ष्ण होगा, आपको ठीक ठाक लगेगा। लेकिन वो जैसे नज़दीक आएगा, आप क्या होता है, दूर हट जाते हैं ना, क्योंकि आवाज़ बहुत ज़्यादा होता है। तो आवृत्ति में क्या हो गया, बदलाव। तो जैसे आवृत्ति में बदलाव होता है उसी को क्या बोल देंगे, डॉपलर इफेक्ट। या ट्रेन पार हो रहा है, आप उधर से पार हो रहे हैं, तब भी यही महसूस होगा। जैसे जैसे आप नज़दीक होइएगा क्या होगा, ध्वनि का आवृत्ति में बदलाव होगा, वो तीक्ष्ण होने लगेगा, फिर डॉपलर इफेक्ट हो गया। और तीसरा क्या होगा कि आप दौड़ रहे हैं, ट्रेन का इंजन खड़ा है और हॉर्न बजा रहा है, आप दौड़ते जाइए। या कहीं पे ये बज रहा है आपका, मान लीजिए लाउड स्पीकर समझ रहे हैं ना, चोंगा स्पीकर पोल पे बांधा हुआ है, आप दौड़िए उधर से। तो आप जब दूर होइएगा तो आपको चोंगा का आवाज़ ठीक लगेगा। अगर वो कम साउंड में है तो ऐसे भी नज़दीक में भी ठीक लगेगा, लेकिन बहुत तेज़ होगा तो आपको दूर से ठीक लगेगा। लेकिन आप जैसे नज़दीक आते जाइएगा क्या होगा, उसका आवृत्ति में बदलाव होते लगेगा आपको, और नज़दीक आ जाएगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, तीक्ष्ण आवाज़ हो जाएगा। तो यही प्रभाव क्या बोला गया, डॉपलर। इसी में 3 कंडीशन है, जो 3 कंडीशन लिखना होता है, लेकिन हमको नहीं लगता 32 में आएगा। ये सिर्फ आप ध्वनि की प्रकृति में बता सकते हैं, इसलिए अपेक्षिक गति लिख दिए कि वो भी हो सकता है, और नहीं तो सिर्फ एक भी गति करे तो भी काम करेगा। तो इस तरह के जो प्रभाव को क्या बोलते हैं, डॉपलर इफेक्ट। आगे लिख लीजिएगा, एक लाइन बाद, नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा। जब दूरी घट रही हो, जब दूरी घट रही हो, किसके बीच, श्रोता और स्रोत के बीच, जब दूरी घट रही हो तो आवृत्ति बढ़ जाती है। जब दूरी घट रही हो तो आवृत्ति बढ़ जाती है। जब दूरी घट रही हो तो आवृत्ति बढ़ जाती है, इसीलिए आपको क्या होता है, तीक्ष्ण सुनाई देता है, पिच बढ़ गया। और उसी तरह जब दूरी बढ़ रही हो तो आवृत्ति घट जाती है। जब दूरी बढ़ रही हो तो आवृत्ति घट जाती है। जब दूरी बढ़ रही हो तो आवृत्ति घट जाती है। उदाहरण करके लिखिएगा। जब रेलगाड़ी का इंजन या जब रेलगाड़ी सीटी बजाते हुए, जब रेलगाड़ी सीटी बजाते हुए श्रोता के निकट आता है, जब रेलगाड़ी सीटी बजाते हुए श्रोता के निकट आता है तो उसकी ध्वनि, जब रेलगाड़ी सीटी बजाते हुए श्रोता के निकट आता है तो उसकी ध्वनि तीखी सुनाई पड़ती है, श्रिल, तो उसकी ध्वनि तीखी सुनाई पड़ती है। ये किसके कारण है, डॉपलर इफेक्ट के कारण, ठीक है। जब रेलगाड़ी का इंजन या रेलगाड़ी सीटी बजाते हुए श्रोता के निकट आता है तो उसकी ध्वनि तीखी श्रिल सुनाई पड़ती है। इस किसके कारण है, तो डॉपलर इफेक्ट। ये सब क्या हो गया, ध्वनि का प्रकृति। प्रकृति में ध्वनि का यही सब आता है। एक लास्ट खाली लिख लीजिए, ध्वनि का प्रकृति में इसका उदाहरण एक और क्या हो सकता है, जैसे देखिए आप लोग जब बोतल भरिएगा नल से या घड़ा भरते तो क्या होता, पहले अच्छा आवाज़ करता है, सुरीला आवाज़ होता है, लोग हाई पिच होता है, फिर धीरे धीरे जब इसे बढ़ते जाएगा क्या होगा, डॉपलर इफेक्ट हो गया, स्रोत और श्रोता के बीच दूरी कम होते जाएगा, फ्रीक्वेंसी घटते जाता, पिच हाई हो जाता है, तो आपको मोटा आवाज़ सुनाई देता है। ठीक है, लास्ट एक लिखिए, ऐसे ये नई भी लिखिएगा, प्रकृति में चलेगा, लेकिन इसको ऑब्जेक्टिव के तौर पर लिख लीजिए, मैक नंबर, मैक संख्या, सुने कभी मैक संख्या, मैक नंबर।
मैक नंबर। लिखिए मैक संख्या को लिखिए, मैक संख्या बराबर वस्तु का वेग, मैक संख्या बराबर वस्तु का वेग बटा माध्यम में ध्वनि का वेग। वस्तु का वेग बटा माध्यम में ध्वनि का वेग, यानी स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ साउंड। वस्तु का वेग बटा माध्यम में ध्वनि का वेग, बटा माध्यम में ध्वनि का वेग, यही होता मैक नंबर। अब इसमें लिखना है जब मैक नंबर लेस बराबर 1 होगा, यानी मैक नंबर किसके बराबर होगा 1 के, यानी ये दोनों 1 के बराबर होगा, तब यहाँ डैश देख लिखिएगा 1 के बराबर है। तो जब मैक नंबर 1 के बराबर होगा तब क्या होगा, डैश देके लिखिए। मैक जब 1 के बराबर होगा तब इसको लिखिए सोनिक वेव, सोनिक वेव, सोनिक वेग। ठीक है, फिर लिखिए मैक नंबर जब 1 और 5 के बीच होता है, मैक नंबर 1 और 5 के बीच, यानी मैक नंबर इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 5। मैक नंबर इज ग्रेटर देन 1 या मैक नंबर जब 1 से 5 होता है तब ये क्या होता है, तब ये लिखिए सुपरसोनिक, तब ये हो जाता सुपरसोनिक, सुपरसोनिक, तब ये हो जाता सुपरसोनिक। ठीक है, और जब मैक नंबर ग्रेटर देन 5 तब ये हो जाता हाइपरसोनिक, हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक और एक सिर्फ सोनिक। सुपरसोनिक का क्या मतलब हुआ, ध्वनि से तेज, यानी जो ध्वनि से तेज चलेगा उसको क्या बोलेंगे सुपरसोनिक। सुपरसोनिक के एग्जांपल आप लोग सुने होंगे, सुपरसोनिक मिसाइल है, सुपरसोनिक फाइटर प्लेन है, यानी ध्वनि का वेग से तेज चलता है। ध्वनि का वेग कितना है 330 मीटर पर सेकंड, यानी 32 जो भी है 330 मीटर मान के चलते हैं मीटर पर सेकंड, यानी इतना स्पीड से ज़्यादा जो प्लेन चलेगा या जो मिसाइल चलेगा उसको क्या बोलेंगे सुपरसोनिक मिसाइल। सुने होंगे सुपरसोनिक मिसाइल है। और ये मैक नंबर तो इससे निकलेगा वस्तु का वेग बटा माध्यम में ध्वनि का वेग, तो दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो नंबर आएगा। उस नंबर अगर 1 के बराबर होगा तो इसे सिर्फ सोनिक वेव बोलते हैं, 1 वाला नहीं पूछता। पूछता क्या है 1 से 5, यानी ग्रेटर देन 1 और लेस देन 5, वो क्या हो गया सुपर सोनिक, इसीलिए सुपर सोनिक मिसाइल सुने होंगे। और जब 5 से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हाइपरसोनिक, यानी पराध्वनि, उस टाइप का बात हो जाता है। ठीक है, पराध्वनि। और हाइपरसोनिक क्या, अभी बैलिस्टिक मिसाइल का नाम सुने हैं, बैलिस्टिक मिसाइल हाइपरसोनिक होता है, यानी वो और तेज होगा। सुपरसोनिक जो साउंड का वेव से तेज है उसको सुपरसोनिक बोलेंगे। इससे सुपरसोनिक क्या होता है, बहुत सारा प्लेन, फाइटर प्लेन, आप लोग सुनिएगा सुपरसोनिक। तो अब अगर सुपरसोनिक आएगा तो समझ में आएगा ना किसका बात हो रहा है, यानी उसका स्पीड ध्वनि का स्पीड से ज़्यादा है, 330 मीटर प्रति सेकंड से ज़्यादा हो सकता है, 350 हो, 400 हो, सब क्या होगा सुपरसोनिक। लेकिन जब मैक नंबर 5 से ज़्यादा होगा तो हाइपरसोनिक। ठीक है,
एक लिख लीजिए सोनिक बूम। सोनिक बूम भी सुने में कहीं कहीं, सोनिक बूम, सोनिक बूम। या सुपरसोनिक से निकलता है, सोनिक बूम, या सुपरसोनिक से निकलता है, ये सुपरसोनिक से निकलता है। यानी जब सुपरसोनिक एरोप्लेन चलेगा तो सोनिक बूम निकलता है, ठीक है। इट इज क्रिएटेड बाय सुपरसोनिक, सोनिक बूम। ठीक है, ये क्या हो गया, सुपरसोनिक जब प्लेन चलता है तो निकलता है, यानी सुपरसोनिक इसको निकालता है, तो ये सोनिक बूम हो गया। ये देखिए, ये नहीं भी लिखिएगा ना आप लोग उसमें एग्ज़ाम में चलेगा, ये हम सिर्फ बता दिए कि हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आ जाए, और सीडीपीओ में भी चांसेस है। इसीलिए सुपरसोनिक हाइपरसोनिक मिसाइल का आविष्कार किया गया, जो ध्वनि से तेज चलेगा। जो ध्वनि से तेज चला वो सुपरसोनिक हाइपरसोनिक, बस ये याद रखना, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। और दूसरा है एक चीज़ और, प्रबलता इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करता है, लिखवाए हैं। प्रबलता इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करता है, आयाम पे, एम्पलीट्यूड, ठीक है। आयाम बता देंगे अभी क्या है। और बाकी देखिए क्वेश्चन लगभग जो भी आएगा ध्वनि से कंप्लीट है, यानी आएगा ध्वनि क्या है, ध्वनि को परिभाषित करें और ध्वनि की प्रकृति को समझाए, तो आपको सब लिखना होगा। कितना पेज हो गया, ध्वनि से स्टार्ट किए तो तरंग को छोड़ के, यानी ध्वनि का डेफिनेशन और ये प्रकृति को मिला के। हो गया ना 5 में। देखिए अगर आएगा 25 नंबर में उठाएगा ना, क्योंकि देखिए ध्वनि में पराश्रव्य और श्रव्य ध्वनि आ चुका है, तो इस बार होगा क्या, ध्वनि किसे कहते हैं, ध्वनि की प्रकृति का वर्णन करें। तो आपको ध्वनि लिखना होगा, जो डेफिनेशन लिखा है ध्वनि लिखिए, ध्वनि कौन सा तरंग है ये सब उसको लिखिए। उसके बाद आपको किसमें पूछना होगा, ध्वनि की प्रकृति। तो ध्वनि की प्रकृति में किससे स्टार्ट कीजिएगा, ध्वनि का चाल पे प्रभाव, यानी ध्वनि लिखवाए है ना, दाब का घनत्व का जो है वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ध्वनि के चाल पे निम्नलिखित भौतिक राशियों का प्रभाव पड़ता है नहीं पड़ता है, वो लिखिए। उसके बाद फिर क्या है, सारा कुछ स्टार्ट करना होगा, यानी क्या है, अनुनाद, अनुरयन और प्रतिध्वनि और क्या क्या लिखवाएं, प्रबलता, इंटेंसिटी, पिच, ये सब क्या है, सब ध्वनि का प्रकृति, ध्वनि के लक्षण है। यानी ध्वनि को इसके आधार पर बांटा जाता है, ध्वनि को इसके आधार पर पहचाना जाता है। तो देखिए 4-5 पेज है, लगभग 400 सब पार हो रहा होगा, तो ये आप लिख सकते हैं। अब ऐसे टाइम तो हो गया, लेकिन नेक्स्ट क्लास ज़्यादा तो नहीं बचा, थोड़ा सा क्या बचा है, तरंग धैर्य यानी तरंग लंबाई, आवृत्ति, ये दो आपका सिलेबस में पूरी तरह मेंशन है, ठीक है। उसको बताएंगे, साथ में उसके साथ हम आवर्तकाल बताएंगे, आयाम बताएंगे, ज़्यादा नहीं, वो 2-2, 3-3 लाइन है। और उसके बाद सीधा हम लोग किसमें घुसेंगे, पराध्वनि, अवश्रव्य ध्वनि, अश्रव्य तो नहीं पढ़ना, पराध्वनि और अवश्रव्य ध्वनि का आपका पूरा सिलेबस का इंडिकेशन है, जो आया हुआ है सवाल, ठीक है। तो कल जल्दी खत्म होगा और फिर कल हम लोग इन्फॉर्मेट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कल हो जाएगा ये खत्म और सीधा इन्फॉर्मेट में स्टार्ट होगा। अब अगर सवाल आएगा तो समझ में आया क्या लिखना है, और ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखिएगा, आता है बहुत बार सवाल, क्योंकि सीडीपीओ जो दीजिएगा वे पढ़ना है, ध्वनि पढ़ना है, तो इम्पोर्टेंट है ऐसे भी। और ध्वनि चूँकि आपको पढ़ना भी है मेंस का सिलेबस, तो उसके अनुसार चलेगा, ठीक है। कल थोड़ा सा मापिए, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं टाइम लगेगा, तुरंत कोई दिक्कत। और अगर ध्वनि से सवाल आए तो आपको सिर्फ आप ये बना सकते हैं, ये याद रखिएगा, अगर तरंग में आपको बनाना है तो ऐसा ध्वनि का बनेगा, विरलन और संपीड़न, ये वाला से बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये गलत हो जाएगा, वो बनाना हो। और दूसरा सिर्फ आप इको में बना सकते हैं, क्योंकि इको में आप दिखा पाइएगा कि सोर्स है यहाँ पे, यहाँ से टकरा के वापस आ रहा है,
17 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। फिर इसी का हम लोग यूज़ कहाँ करेंगे? पराध्वनि में, अल्ट्रासोनिक साउंड में, जिसका उपयोग सोनार करता है समुद्र की गहराई मापने में। उसमें आप चित्र बना सकते हैं कि एक पनडुब्बी से निकला तरंग वापस आ रहा है, तो उससे पता चलता है कहाँ कितना देर तक। ठीक है, फिर कल इसको देखते हैं, तो कल कंटिन्यू हो जाएगा। यही चल रहा है।